हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, क्लास 10th का आपका अब ये मान के चलें कि बोर्ड एग्जाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मार्च में हो सकता है बोर्ड एग्जाम हो जाएं आप लोगों के। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जो भी पढ़ाई पढ़नी है वो आपका रिवीजन मोड में होना चाहिए और आपको अब अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। ठीक है, 9th में आपने जो पढ़ाई पढ़ी वो बेस था आपका। 10th में आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां जो चल रही हैं, कोविड वाला टाइम जो चल रहा है, उसके कारण से सिलेबस तो काफी कट डाउन कर दिया गया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके हैं सिलेबस में। और टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन भी था कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा दिया जाए। तो लेकिन अब आपका फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो आज मैं आपके लिए पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कराने हैं मुझे, जिसमें से मैं आपको 2020 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, वो लेकर के आई हूँ। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरह से पेपर आता है आपका बोर्ड एग्जाम में और किस तरह से आप उसको लिखेंगे, किस तरीके से आप उसको करेंगे। तो आज हम उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखेंगे प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर। बच्चों, ये आपके सामने विज्ञान सैद्धांतिक यानी कि साइंस थ्योरी का पेपर है। 2020 में जो आया था वो आपका पेपर है ये। इसमें बच्चों जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपके पूर्णांक, वो आपका कितने नंबर का पेपर है, 80 नंबर का पेपर है। और समय इसमें आपको मिलेगा 3 घंटे का, यानी कि आपको पेपर ले करके स्टार्ट करने के बाद खत्म करने तक के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी कि 3 घंटे में आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना है और उसको कंप्लीट करके आपको सबमिट भी कर देना है। 3 घंटे जब भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके हाथ से जो आपका आंसर शीट है वो ले लिया जाएगा, है ना, ऐसा। तो आपको अब इस हिसाब से तैयारी करनी है कि जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आपका 2020 में जो आया था क्वेश्चन पेपर वो है। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आएगा जिसमें ऐसे निर्देश लिखे रहेंगे। निर्देश में लिखा होगा कि इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना। कुछ अलग अलग तरीके से ऑप्शंस भी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है वो कैसी है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न हैं। 1 अंक के प्रश्न होने का मतलब है कि वो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 से 24 तक के प्रश्न जो हैं वो 3 अंक के प्रश्न हैं, यानी कि उसमें आपको एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलने हैं। और प्रश्न संख्या 25 से 30 तक के जो हैं कितने हैं, 4 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मार्क्स एलोकेटेड टू एवरी क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी हर क्वेश्चन के सामने उसके लिए जो मार्क्स डिसाइड किए गए हैं वो लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस type question. Question number 2 to 6 are of 1 mark each. Question number 7 to 15 are of 2 marks each. And question number 16 to 24 are of 3 marks each.
क्वेश्चन नंबर 25 to 30 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी हर एक प्रश्न के सामने। अब इसमें इस क्वेश्चन पेपर में आपको मैं जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। आपकी जो बुक है उसमें 3 पार्ट्स, एक ही बुक में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और आपका बायो भी है ना। तो बायो वाला पार्ट जो है वो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करवाऊंगी, बायो वाला पार्ट आपका सॉल्व करवाऊंगी। तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और इसमें आपको 1 into 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न, हर एक प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपका केमिस्ट्री से संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका केमिस्ट्री से संबंधित है। इसमें जो आपका एग्जामिनर होता है वो ये कोशिश करता है कि तीनों प्रकार के विज्ञानों से बराबर बराबर क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो लगभग 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, 2 क्वेश्चन आपका बायो से संबंधित होगा और 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से संबंधित होगा। तो इसमें आपका ये जो ग है क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका परिवहन, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। किडनी इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर 3 इज रेस्पिरेशन और ऑप्शन नंबर 4 इज एक्सक्रीशन, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है अच्छी तरह से, उसके बाद आपको जो आंसर है उसमें चारों विकल्पों को, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है, तो आपको चारों विकल्प जो दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर को समझना है कि कौन सा आंसर है। अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो आंसर पे टिक लगाएंगे, लेकिन आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना जरूरी है। एक ऑप्शन आपका सही है, लेकिन जब आप चारों ऑप्शंस के बारे में जान पाएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका एकदम परफेक्ट है। क्योंकि एग्जाम देते समय ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है कि जो MCQs होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको चारों ऑप्शंस उस समय पे हो सकता है वो पढ़ के ही जाते हैं सारे बच्चे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है। क्योंकि आप पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा घबराहट होती है ना। क्योंकि प्रेशर होता है, टीचर्स का भी, साथियों का भी, घर के परिवार का भी प्रेशर होता है। सब लोग कहना शुरू कर देते हैं शुरुआत से ही, साल की शुरुआत में ही कहना शुरू कर दिया, अरे आज इस बार तो तुम्हारा हाई स्कूल है, इस बार तो तुम्हारा 10th का बोर्ड एग्जाम है। मतलब बच्चा ये सुनते सुनते क्या हो जाता है, नर्वस होने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है कि क्या ऐसी खतरनाक चीज आ गई मेरे जीवन में कि अब तो बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। बच्चों, बोर्ड एग्जाम हर एग्जाम की तरह, हर जो परीक्षा आप देते आए हैं अभी तक, जैसा आपने छोटे से लेकर के बड़े तक आपने हर क्लास में परीक्षा दी है, तो हर क्लास में जिस तरीके से आप परीक्षा देते आए हैं, इस क्लास में भी परीक्षा बिल्कुल वैसी ही होगी, क्वेश्चन पेपर भी वैसे ही मिलेगा आपको, और ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम भी आप अच्छे से करके आएंगे और घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो उस समय पे ऐसा क्या तैयारी, ऐसी किस प्रकार से तैयारी की जाए कि जब आप वहां बैठें तो आपको कोई घबराहट ना महसूस हो, आप कूल रहें,
आप फोकस्ड रहें और जो भी क्वेश्चंस आपके आए उसको आप इजीली सॉल्व करें अच्छी तरह से और संतुष्ट होकर के आप अपने घर आ जाएं और आपके मन में ये विश्वास बना रहे कि मेरे मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। आपका 2020, 2019, 18, 17, 16 लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एक तरीका है कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर जो बच्चा सॉल्व करे रहता है पहले से, वो मार्क्स जो एग्जाम में जितनी आपकी तैयारी है उससे 2-4% मार्क्स ज्यादा अचीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस जब आपकी, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन लगभग वो एक दूसरे को रिलेट करते हुए होते हैं। ठीक है, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा उसमें आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तीनों विज्ञानों को मिला करके एक ही पेपर बनेगा जिसको विज्ञान के नाम से आपको विज्ञान सैद्धांतिक, साइंस थ्योरी के पेपर के नाम से आपको मिलेगा और उसमें आपको सॉल्व करना होगा पेपर को। तो कुछ टिप्स हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। बच्चों, तो जैसे आपका क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं संख्या में? बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 6। हर एक प्रश्न जो है वो कितने मार्क्स का है? ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न जो है वो इसमें, पहला जो खंड है, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है ना। तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है 1 वर्ड, केवल आपको जो सही उत्तर है वही आपको आंसर शीट में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सीरियल वाइज कुछ तरीके हैं आपके, कुछ तरीके हैं, इन तरीकों को अपना करके आप क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तरीका नंबर 1 क्या है आपका? तरीका नंबर 1 क्या है कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट है, जो आपकी उत्तर पुस्तिका आप बना रहे हैं, जो आपकी उत्तर पुस्तिका बना रहे हैं आप, वो कैसी होनी चाहिए? बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए बच्चों? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब जो आपकी लिखावट है वो स्वच्छ होनी चाहिए। जो लिखावट है, लिखावट कैसी होनी चाहिए? लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा कट नहीं लगना चाहिए। एक बार आप पहले सोच लें कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, उसके बाद उसको अच्छी राइटिंग में आपको उसको लिखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में देखा, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका जो ग है, क्वेश्चन आपका ग है, उसमें पूछ रहा है कि वृक्क, तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्न 1 लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे उत्तर, है ना, या उत्तर नंबर 1 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 1 इस तरह से डालेंगे। आपका ग प्रश्न था तो आप ऐसे ऑप्शन दे देंगे ग, और ग के बाद आप उसका जो सही ऑप्शन था, जिस नंबर पे आपका सही ऑप्शन था, वो आप सही नंबर देखेंगे। तो कैसे था वो क्वेश्चन? क्या था कि मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है?
मनुष्य शरीर में वृक्क जो है वो किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन था उसमें कि परिवहन, दूसरा ऑप्शन था पोषण, तीसरा ऑप्शन था श्वसन और चौथा ऑप्शन था उत्सर्जन। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे चौथा ऑप्शन और उसके बाद लिखेंगे उत्सर्जन। चौथा ग, जो आपका क्वेश्चन नंबर ग था उसका चौथा ऑप्शन सही है और उसमें लिख देंगे आप उत्सर्जन, है ना। अब तीन ऑप्शंस और भी थे, है ना, तीन ऑप्शंस और भी थे, तो उन तीनों ऑप्शंस के बारे में आपका जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो आपका उत्सर्जन है। वृक्क जो है आपका, किडनी जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है, लेकिन चारों और ऑप्शंस के बारे में भी जानना आपका जरूरी है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपने कर लिया कि उत्सर्जन इसका सही है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ रफ में देख लेंगे। रफ में आप समझ लेंगे कि किस तरह से और जो तीनों ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। देखिए, एक उसमें ऑप्शन दिया गया है पोषण। तो आप सबको पता है कि पोषण जो है वो आपका किसी भी चीज को, किसी भी पोषक पदार्थ को जब आप खाते हैं तो आपके शरीर के द्वारा उसका यूज किया जाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो उसमें किडनी का कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपका श्वसन। तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा भाग, कौन सा शरीर का अंग जो है वो पार्टिसिपेट करता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में आपके शरीर का जो फेफड़ा होता है, लंग्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो श्वसन जो है वो आंसर नहीं होगा, पोषण भी आंसर नहीं होगा। एक और ऑप्शन दिया हुआ है परिवहन। परिवहन, परिवहन में भी आपके शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन होता है और आपका मिनरल्स वगैरह का परिवहन होता है, ऊर्जा का परिवहन होता है। तो वो किसके थ्रू होता है? वो होता है आपका रक्त के थ्रू, है ना। तो ये भी जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो सही आंसर है उत्सर्जन। तो ऑप्शन जो सही है उसको आप जानेंगे, लेकिन जो तीनों और ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, है ना। तो रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। और हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप सही क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें एग्जाम के लिए आपको, अपने एग्जाम के लिए कुछ टिप्स हैं बच्चों। बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे करें, क्योंकि अब आपके पास जो है वो टाइम बचा है कम। अब आपके पास टाइम बचा है कम। तो जो भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जो भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आप उसका क्या करेंगे? दोहराव, रिवीजन करते हुए चलेंगे, दोहराव करेंगे, रिवीजन नोट्स बना लेंगे, दोहराव करेंगे, है ना, दोहराव करेंगे। यानी कि रिवीजन करना है। और रिवीजन का तरीका है कि सबसे ज्यादा क्या करेंगे? रीडिंग। रीडिंग, ऐसा नहीं है कि उसको रटेंगे बार बार, एक ही लाइन को बार बार रटेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे? उसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, उसको बहुत आराम से क्या करेंगे? पढ़ेंगे, रीडिंग करते चलेंगे। और रीडिंग का टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। रीडिंग का टाइम धीरे धीरे क्या करेंगे? ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, है ना। डेली आप जैसे एक दिन में 2 घंटे शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके एग्जाम तक आप, एग्जाम के एक दिन पहले देखो बच्चों दिन रात पढ़ते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे क्या करते हैं? दिन रात पढ़ते हैं। तो केवल एक दिन की पढ़ाई से जो है एग्जाम में मार्क्स आपके अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि जब बहुत सारा कंटेंट है आपके पास पढ़ने के लिए
तो आप अगर सारा कंटेंट एक ही दिन में पहली बार पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में जा करके कुछ भी लिख नहीं पाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो चीजें आपके पास, आपके दिमाग में टेम्परेरी तौर पे आ जाती हैं, लेकिन उससे फिर कंफ्यूजन बने रहने का खतरा होता है ना। तो क्या करेंगे, दोहराव करेंगे, जो पढ़ा है आपने उसको बार बार रीड करते चलेंगे, और क्या करेंगे, आप उस पे हाईलाइट कर लेंगे, जो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से एक वही वर्ड अगर आप ध्यान में लाएं तो आपको पूरा पूरा आंसर याद आ जाए। इस तरह से आप करेंगे और घबराएंगे नहीं बिल्कुल। अपने ऊपर सबसे बड़ा जो आपका तैयारी का तरीका है उसमें क्या करेंगे, अपने ऊपर आप अपना विश्वास बना के रखेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जो तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, प्रश्न पत्र हल करने हैं। लेकिन उसको हल करने का तरीका क्या होगा, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो हैं वो हल करने हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा कि जब आपके सामने सैंपल पेपर आया तो आप घड़ी देख कर बैठेंगे। क्या करेंगे, समय देख कर बैठेंगे, समय देख कर बैठेंगे, और उसके बाद समय देख करके ही आप 3 घंटे में, समय देख कर बैठेंगे और 3 घंटे में जो प्रश्न पत्र आपके पास है पिछले साल का, 3 घंटे में ही उसको सॉल्व करेंगे, 3 घंटे में ही उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और इन 3 घंटों में आपको क्या करना है, इन 3 घंटों में आपको टू द पॉइंट लिखना है, हल करने की कोशिश करेंगे। तीन घंटे में ही इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहते हैं प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट, यानी जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप जब पहले से ही हल कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार ये देख रहे हैं, है ना। उसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे अगर पहले से आप कई बार, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने क्वेश्चन पेपर पहली बार देखा है, तो आपको कोई भी एंजाइटी या घबराहट नहीं होगी और आप कूल माइंड से फोकस्ड होकर के अपने जो आंसर पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले समय देखकर बैठेंगे, 3 घंटे में ही उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम करेंगे आप, जो आपकी हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग कैसी होगी आपकी, हैंड राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। सुंदर का मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है उनको आपसे राइटिंग पेपर लेके लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी साइज में लिखें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, जितना बड़ा आपका लाइन है उससे थोड़ा छोटा, बहुत छोटा छोटा नहीं लिखें, थोड़ा सा नॉर्मल साइज में लिखें, थोड़ा सा साफ सुथरी जगह दे करके लिखें। और हेडिंग डालने के लिए, हेडिंग डालने के लिए आप जो है, हेडिंग डालने के लिए अलग रंग के पेन का यूज करेंगे। हेडिंग डालने के लिए काले रंग का पेन यूज करेंगे, या स्केच पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन स्केच पेन क्या होता है, पीछे छप जाता है, तो काले रंग का पेन यूज कर लेंगे, काले रंग का पेन यूज करेंगे। और जो आपका पूरा का पूरा आंसर है, जो पूरा का पूरा आंसर है
वो लिखने के लिए, उत्तर को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, उत्तर को लिखने के लिए नीले रंग की पेन इस्तेमाल करेंगे और उस दिन बिल्कुल नई पेन लेकर नहीं जाएंगे। उत्तर को लिखने के लिए नीले रंग का पेन इस्तेमाल करेंगे। आंसर शीट में आप हरे और लाल रंग के पेन का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई डायग्राम बनाते समय आपको जरूरत पड़ती है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए लाल और हरे रंग के पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नीले रंग का प्रयोग करेंगे पेन। और वही पेन प्रयोग करेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब उसी कंपनी का पेन प्रयोग करेंगे जिससे आप प्रैक्टिस करें, ताकि उस पेन पे आपका जो हाथ है वो सेट हो जाए, बैठ जाए और आपकी राइटिंग जो है वो बिगड़ने ना पाए, है ना। तो क्या करेंगे, लाल और हरे रंग के पेन का प्रयोग लिखने के लिए नहीं करेंगे। क्या करेंगे, लाल व हरे रंग के पेन का प्रयोग लिखने के लिए नहीं करेंगे बच्चों। प्रयोग लिखने के लिए यानी उत्तर लिखने के लिए हरे और लाल रंग के पेन का प्रयोग लिखने के लिए नहीं करेंगे। लिखने के लिए क्या, लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका को लिखने के लिए लाल और हरे रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कहते हैं लाल और हरे रंग जो है वो टीचर के लिखने के लिए होता है, तो लाल और हरे रंग के पेन का प्रयोग उत्तर पुस्तिका को लिखने के लिए नहीं करेंगे। तो आपको कौन कौन से रंग का प्रयोग करना है, नीले और काले। काले रंग से आप हेडिंग डाल सकते हैं और नीले रंग से आप अपनी उत्तर पुस्तिका को पूरा जितने उत्तर हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और चीज है, आपको क्या करनी है, आपको चित्र, क्योंकि जीव विज्ञान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो चित्र बना करके उसकी प्रैक्टिस करना है आपको। चित्र बनाकर उसकी लेवलिंग करना आना चाहिए, उसको लेवल करना है ना, उसमें जो नाम है उसको प्रॉपर तरीके से नेमिंग करना आना चाहिए, लेवल करना आना चाहिए। और जो बच्चे प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो पहले आप पेंसिल से चित्र बना रहे हैं, उसके ऊपर आप कलर चढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो आपके पास स्पार्कल वाले जेल पेन होते हैं, आप चाहें तो स्पार्कल वाले कलर्ड जेल पेन्स का भी यूज कर सकते हैं डायग्राम को बनाने के लिए। क्या कर सकते हैं, जो आपके स्पार्कल वाले, ये मैं स्पेसिफिक जीव विज्ञान के लिए बता रही हूँ कि स्पार्कल वाले कलर्ड जेल पेन जो होते हैं, कलर्ड जेल पेन जो होते हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पत्ती बनानी है, मान लीजिए कोई पत्ती बनानी है, मान लीजिए आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बनाने को आ गया, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर जब आप बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पत्ती है वो आप ऐसे डायरेक्ट ग्रीन कलर की जेल पेन लीजिए और उससे आप पत्ती बना सकते हैं, है ना। उसके बाद आप उसमें फ्लावर बनाना है तो आप उसमें रेड कलर से डायरेक्ट फ्लावर भी बना सकते हैं, रेड कलर से डायरेक्ट फ्लावर भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको अलग से रंग भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रंग भरने से क्या होता है, उत्तर पुस्तिका में पीछे की तरफ छप जाता है, तो वो नहीं होगा। और पत्ती है वो आपको, आपने ग्रीन कलर में बना दी, फूल आपने लाल रंग में बना दिया, तो आपको मतलब एग्जामिनर को ये दिखाई पड़ेगा कि बच्चे को पता है कि कौन सा अंग, कौन सा पार्ट जो आप डायग्राम बना रहे हैं, जो आप चित्र बना रहे हैं, वो एक्चुअल में किस रंग का होता है। मतलब जब आप कलर्ड जेल पेन का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो रंगीन चित्र आप बना पाते हैं। लेकिन शर्त ये है
कि इस तरीके से डायरेक्ट जेल पेन से बनाते समय आपकी चित्र बनाने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे बनाई पत्ती बनाई मैंने, है ना, अब पत्ती का शेप बिगड़ गया, तो फिर अब इरेज कैसे करेंगे, मिटाएंगे कैसे, मिटा नहीं पाएंगे, है ना, मिटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद ही बनाएंगे। अगर इसमें भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन आप बहुत हल्की पेंसिल का यूज करके एक डायग्राम बना सकते हैं और उसके ऊपर ये पेन चढ़ा सकते हैं। स्केच पेन का प्रयोग करने से बचेंगे, क्योंकि स्केच पेन क्या होता है बच्चों, आपके जो आंसर शीट है उसके पीछे छप सा जाता है ना, तो जब आप पेपर को पलटते हैं तो बाद में आपका आंसर बहुत अच्छा नहीं, वो छपा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि स्केच पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। स्केच पेन क्या होता है, पीछे की तरफ छप जाता है, स्केच पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। चित्र बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जहां भी, जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, तो मेहंदी लगाने वाले जो लोग मेहंदी लगाते हैं वो कहीं भी पेपर पे, हाथ पे, किसी भी सरफेस पे आप वो मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब इतनी अच्छी मेहंदी हाथ में वो लगा पाते हैं। उसी तरह से जो डायग्राम्स बनाने हैं उनकी आपको क्या करनी है, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्राम्स अगर आपने गलत बनाए तो आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे। लेकिन हो सकता है आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें चित्र बनाना है और आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ये चित्र आप बना सकते हैं, तो अगर ना भी लिखें, केवल डायग्राम के माध्यम से ही आप दिखा दें, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन डायरेक्ट कलर्ड जेल पेन का अगर यूज करना है तो इसके लिए आपको क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि आपको बहुत ज्यादा क्या करनी होगी, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कई बार आप बना करके जब उसको सीख लेंगे तब आप उसको वन शॉट में, एक ही बार में आप अपना स्ट्रोक डालेंगे और आपका डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत, चित्र बनाने के लिए अगर कलर्ड जेल पेन का प्रयोग कर रहे हैं तो चित्र बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका चित्र जो है वो बन पाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी चित्र बन पाएगा डायरेक्ट। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, चित्र बनाने के लिए प्रैक्टिस करना आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक हम और क्वेश्चन आज कर लेंगे। हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे कि मनुष्य शरीर में वृक्क जो है वो किससे संबंधित है, तो हमने देखा कि उसका जो आंसर है वो ये है, उत्सर्जन, है ना। मैंने आपको आंसर में जो चारों ऑप्शंस थे उनके बारे में बताया कि परिवहन जो है वो लगभग रक्त से संबंधित है, श्वसन में आपका जो फेफड़े वाला अंग होता है वो शामिल होता है, पोषण में जो है आपका जो भी पोषक तत्व खाते हैं शरीर के द्वारा वो कैसे यूज किया जा रहा है, तो वृक्क जो है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग है। आपका लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें आपने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा है। तो जो किडनी है वो आपकी उत्सर्जन से संबंधित अंग है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपघटक, अपमार्जक, उपभोक्ता और स्वयंपोषी। क्या दिए हुए हैं आंसर्स, अपघटक यानी विकल्प दिए हुए हैं आपको, अपघटक, अपमार्जक, उपभोक्ता एवं स्वयंपोषी। What are the organisms called which depend directly or indirectly for the food produced by the producers in an ecosystem? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव हैं
वो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अपघटक तो नहीं कहलाते, अपमार्जक भी नहीं कहलाते हैं, यानी कि डीकम्पोजर्स नहीं कहलाते हैं, डिटर्जेंट्स भी नहीं कहलाते हैं। डिटर्जेंट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना? क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी नहीं कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो तो आपके भोजन उत्पादन करने वाले होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स ज्यादातर स्वयं पोषी होते हैं, अपने लिए स्वयं का भोजन वो बना सकते हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो भोजन उत्पादन करता है उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, है ना? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे बच्चों। तो किस तरह से उत्तर लिखेंगे? इसमें हम ऐसे लिख लेंगे, उत्तर नंबर 1, है ना? उत्तर नंबर 1 लिख करके आप लिखेंगे ऑप्शंस में च था और च का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। च का तीसरा ऑप्शन सही है, तो 3 यहाँ पे लिख करके और उसके बाद जो ऑप्शन सही है वो लिख देंगे, यानी कि क्या लिख देंगे? उपभोक्ता लिख देंगे, यानी कि कंज्यूमर्स। क्या लिखेंगे? उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर्स, है ना? तो इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपने ऊपर विश्वास भी बनता जाएगा और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से होने लगेगी। बच्चों, आज की क्लास में आपने वर्ष 2020 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था विज्ञान सैद्धांतिक का, उसको देखा। उसमें हमने 1-2 बहुविकल्पीय प्रश्न किए और आपको मैंने कुछ तरीके बताए जिस तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख करके मार्क्स अच्छे पा सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर ये तरीके आप अपनाएंगे तो अगर आपके 90% मार्क्स आने वाले हैं तो हो सकता है वो आपका 93, 94, 95, इवन 99% तक भी जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले कुछ सेशंस में हम और भी इसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कॉपी आप लिखें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएं। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से आप सभी जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगले कुछ क्लासेस से आप जरूर जुड़े ताकि आपको ये तरीके समझ में आ जाएं बच्चों कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है और किस तरह से आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।